हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में स्वागत है। तो इससे पहले आपका पार्ट 1 आ चुका है। हम अब पढ़ाने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका पार्ट 1 आपका आ चुका है। पार्ट 1 में आपको बताया गया था कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का पिता कौन है, इतिहास। इसके बाद आ गए थे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में हम सीखे थे कि यूरोप किसे कहते हैं, यूरोप में कितने देश आते हैं, कौन सा देश आते हैं। उसके बाद बताए थे राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, कहां से शुरू हुआ, है ना। ये सब के बारे में हम जानकारी हम कहां सीखे थे, पार्ट 1 में सीखे थे बाबू। उसमें आप सीखे थे निरंकुशतावादी क्या होता है। तो बताया गया था निरंकुशतावादी वह शासक जिसका शक्ति पर कोई नियंत्रण ना हो, वो जब चाहे किसी को रोन सकता हो, जब चाहे किसी को मार सकता हो, यानी उसको अपना खिलाफ अपना बुराई किसी का नहीं सुन सकता हो। तो ऐसे शासक को हम क्या बोलते हैं, निरंकुशतावादी कहते हैं। तो आपको जन्म संग्रह बताया गया था, आपको उदारवाद बताया गया था, यानी पार्ट 1 में आपको ये सब बता दिया गया है। आज हम बताने वाले हैं बाबू पार्ट बी। तो पार्ट बी में आज हम सीखने वाले हैं कि 1789 की क्रांति, 1789 क्रांति कैसे हुआ, सबसे पहले क्रांति कहां हुई। उसके बाद सीखने वाले हैं बेटा कि मैजनी के बारे में जानने वाले हैं, नेपोलियन के बारे में जानने वाले हैं, मैटरनिक के बारे में जानने वाले हैं। और ये सब बताने के बाद लास्ट में जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वो भी आपको आज करा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्यों कराया जाएगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर पूरा चैप्टर पढ़ा के तब अगर ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाता है तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है, जैसे 60, 70, 80, तो आपको याद करने में दिक्कत होती है। अगर हम आपको एक टॉपिक पढ़ाकर और उसका कितना ऑब्जेक्टिव होगा, अगर उसको हम निकाल दें अभी, तो उसको अभी ही बता दें, तो आपको 20 से 15 ऑब्जेक्टिव अभी तुरंत याद हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसीलिए इस टॉपिक को कराने के बाद आपको लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए बेटे ये क्या क्या होता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़े, चलते हैं अब हम चैप्टर की ओर। तो आइए यूरोप में राष्ट्रवाद में आज हम लेके आए हैं पार्ट बी। क्या बताने वाले हैं, पार्ट बी। तो इस पार्ट बी बोलिए या तो पार्ट 2 बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। तो आज हम बताने वाले 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के कारण, फ्रांस की क्रांति के कारण आज हम बताने वाले कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुआ। याद रखना बेटे, फ्रांस की क्रांति से पहले कहीं भी दुनिया में क्रांति नहीं हुई थी। पहला क्रांति अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि बताइए सबसे पहले दुनिया में क्रांति कहां हुई थी, तो आप बोलिएगा कि फ्रांस में हुई थी। वो भी नाम है 1789 की क्रांति। ये क्रांति क्यों हुआ बाबू, हम समझाते हैं। ये क्रांति इसलिए हुआ कि 1789 क्रांति से पहले जो शासक था, पहले जो देश में जो शासक था वो राजतंत्र था। राजतंत्र था। क्या था, राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है बाबू कि राजा का शासन, यानी पहले जो राजा होता था वही शासन करता था, राजा मर जाता तो उसका बेटा शासन करता था, यानी ये हमेशा चलता आ रहा था। लेकिन वहां की जनता को लगा कब तक ये राजा शासन करता रहेगा, तो हम लोग भी शासन करेंगे, तो अब प्रजा का शासन कब होगा, गणतंत्र कब होगा। तो वहीं से क्रांति की शुरुआत हुई। ऐसे क्रांति को बोलते हैं 1789 की क्रांति। यह क्रांति के कारण क्या क्या था, वहां का राजा था लुईस 16वां, है ना, जो बहुत ही निरंकुशतावादी था, वह अयोग्य था, यानी कोई काम का नहीं था। तो ऐसे शासक के कारण तो वहां क्रांति की स्टार्ट हुई। तो आप पढ़ते हैं कि 1789 क्रांति क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। कौन सा कारण है हम बताते हैं। बताइए 1789 क्रांति के कारण। अब यहाँ इससे पहले दुनिया में कहीं भी क्रांति नहीं हुई थी। इससे पहले दुनिया में कहीं भी क्रांति नहीं हुई थी बाबू। ठीक है ना, यह पहली क्रांति थी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बताइए दुनिया की सबसे पहली क्रांति कौन है, तो आप बताइएगा 1789 की क्रांति कहां हो गई थी, फ्रांस में हुई थी। क्या बाबू जहां तक समझ में आया आपको। चलिए आगे चलते हैं। आपके इस क्रांति का प्रमुख कारण था राजनीतिक। इस क्रांति का प्रमुख कारण था राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक कारणों को माना जाता है। इस क्रांति का पहला कारण क्या था, राजनीतिक, यानी राजनीतिक में हस्तक्षेप करना। आर्थिक, वहां का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। और बौद्धिक, वहां के समाज का बौद्धिक जब विकास हुआ तो वो लोग भी समझा कि हम लोग को ये राज कर रहा है, हम लोग को कुछ करना चाहिए। तो ये कारण पहला माना, सबसे पहला कारण यही माना जाता है। दूसरा कारण माना जाता है उस समय जो राजा था, शासक था, लुईस 16वां था, तो जो बहुत ही निरंकुशतावादी था। क्या था बाबू, निरंकुशतावादी। तो ये वर्ड आपको पार्ट 1 में भी बताया गया, अभी जब स्टार्ट किया वहां भी बताया। निरंकुशतावादी का मतलब होता है बाबू
वह शासक जिसका शक्ति पर कोई भी नियंत्रण ना हो। अगर उनके खिलाफ कोई गवाही दे रहा है, कोई बोल रहा है, तो उसको क्या कर पकड़ के कुचल दिया जाता था। तो ऐसे शासक को बोलते हैं निरंकुशतावादी, यानी अपना बुराई सुनने वाला नहीं हो, यानी मनमाने ढंग से काम करता हो, तो ऐसे शासक को हम बोलते हैं निरंकुशतावादी शासक। क्या बच्चे समझ में आए? अब बताइए बच्चे, इसके अलावा यह शासक अयोग्य था। अयोग्य मतलब कोई काम का नहीं, यानी राजा का बेटा तो राजा बन रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, देश भार में जाए, उससे कोई मतलब नहीं। यानी प्रजा भूखा मरे उससे कोई मतलब नहीं, भ्रष्टाचार हो कोई मतलब नहीं, अमीर आदमी और अमीर बने उससे कोई मतलब। ऐसे शासक को बोलते हैं अयोग्य शासक। क्या बोलते हैं इसको? अयोग्य शासक। उस समय का शासक मुसलमान था जो निरंकुशतावादी था। क्या बच्चे यहां समझ में? ये दो कारण आपको मेन कारण हुआ। और इसके अलावा कारण बच्चे, यह अयोग्य शासक था। अभी तुरंत बताइए कौन शासक था? अयोग्य, यानी कोई काम का शासक नहीं, यानी जनता भूखा मरे मरने दो, अमीर आदमी और अमीर होता जा होने दो, भ्रष्टाचार हो रहा तो होने दो, इससे कोई मतलब नहीं इसको, है ना। तो ऐसे शासक को बोलते हैं अयोग्य शासक था, जिसके कारण जनता में समानता नहीं था, कोई भी समानता नहीं था, यानी अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता गया उस पर, है ना, अपना अधिकार कर करके सब गुलाम बना के रखने लगा। तो ऐसे समानता ही नहीं था वहां पे, क्योंकि यहाँ समाज को दो वर्गों में समाज को दो वर्गों में बांट दिया था, जिससे जनता में आक्रोश था। यानी इस मत क्रांति से पहले वह समाज को दो वर्गों में बांट दिया था। कितने वर्गों में बांट दिया बच्चे? दो वर्गों में बांट दिया गया। एक का नाम है कुलीन वर्ग, तो पहला ही आपको पार्ट 1 में बताया गया है। एक का नाम था कुलीन वर्ग, जिसमें पादरी, अमीर लोग, उच्च वर्ग वाले लोग। एक होता है निम्न वर्ग, यानी दो वर्गों में, अमीर अलग और गरीब को अलग रखा गया था, ठीक है ना। दो वर्गों में बांट दिया गया, जिससे जनता में क्या हो गया था? आक्रोश हो गया था। अरे कब तक शासन करता रहोगे तुम? हाँ, क्या हम लोग का अधिकार यही रहेगा? नहीं, हम लोग भी क्रांति करेंगे। ये सब उसका कारण बन रहा है 1789 की क्रांति का। क्या बच्चे यहाँ तक समझ में? इसके राजा की आर्थिक स्थिति, यानी राज्य की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। दयनीय का मतलब बहुत ही खराब था। उस राज्य का स्थिति इतना खराब हो गया था, लोग भूखे मर रहे थे, है ना, कुछ अन्न नहीं मिल रहा था। और वहां पे भ्रष्टाचार का बोल बड़ा था, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था। क्या था? बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार था बाबू, ठीक है बच्चे। चलिए, इस क्रांति के मार्ग को आगे वॉल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। यानी इस क्रांति को आगे लेके गया, इसका नाम था वॉल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। ऐसी क्रांति 1789 के क्रांति के कारण बना। क्या बच्चे समझ में आया आपको? क्या बताए? अगर आपसे पूछा जाएगा बच्चे 1789 के क्रांति के कारण बताए, तो आप आराम से बता सकते हो 1789 की क्रांति का, है ना, मेन कारण है वहां का जो शासक था लुईस 16वां, बहुत ही निरंकुशतावादी था। इससे पहले दुनिया में कहीं क्रांति नहीं हुई थी, यह फ्रांस की पहली क्रांति थी, है ना। वहां जो क्रांति का मेन का दूसरा कारण है आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक कारण को माना जाता है। वहां का शासक अयोग्य था, जनता में समानता नहीं थी, और वहां का भ्रष्टाचार, वहां की स्थिति दयनीय थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, है ना। ये सब उसका कारण है। यहाँ की क्रांति मार्ग को कौन बढ़ाया आगे? वॉल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। ये सब कारण है। एग्जाम में बच्चे आप बता रहे, इससे क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा, बताइए बच्चे 1789 क्रांति का कोई 3 कारण बताए, तो आप आराम से बता सकते हो। लिखिएगा 1789 की कोई 3 कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण, वहां की सबसे बड़ी क्रांति का कारण है सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक कारणों को माना जाता है। दूसरा लिखिएगा, वहां का जो शासक था लुईस 16वां, बहुत ही निरंकुशतावादी था, है ना। तीसरा लिखेगा, वहां का जो शासक था लुईस 16वां, बहुत ही अयोग्य था और समानता वहां पे बिल्कुल भी नहीं थी। चौथा कारण बता सकते हैं बच्चे कि वहां की राज्य की स्थिति दयनीय थी और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तो इस तरह से 4 पॉइंट 3 पॉइंट आप लिख के आ जाओगे। क्या बच्चे यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब बताइए, जब क्रांति होगा तो कुछ परिवर्तन तो लाएंगे ना। कहीं क्रांति होगी, राजा को लुईस 16वां को जब फांसी दी जाएगी, है ना, वो चला जाएगा, उसके बाद क्रांति होकर कुछ बदलाव तो जरूर होगा। तो क्या क्या बदलाव हुआ, उस क्रांति के बाद क्या क्या सकारात्मक परिणाम आए, उसके बारे में जानते हैं बच्चे। चलिए, इस क्रांति से 1789 फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए प्रमुख काम, कुछ काम किए गए, क्या क्या किए गए तब जानते हैं। पहले इस क्रांति को बाद बहुत सारे सकारात्मक काम किए गए, बहुत सारे सकारात्मक काम हुआ, अच्छे काम। सकारात्मक मतलब अच्छे काम हुआ बाबू। कौन काम हुआ? अच्छे काम। तो क्या दिक्कत है? आता इस नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। यही क्रांति के बाद नेशनल असेंबली बनाया गया, इस नया संविधान बनाया गया, सभी को समान अधिकार दिया गया, है ना। उसके बाद
अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया। इस क्रांति के बाद ये सब बदलाव हुए, है ना। निरंकुशतावादी राजा जैसे लुईस शर्मा को फांसी दिया गया, ये सब क्रांति के बाद हुआ परिणाम आया। ये सब सकारात्मक काम है, अच्छे काम है। क्या बच्चे समझ में आए? आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए 1789 क्रांति के क्रांति के बाद कौन सा सकारात्मक काम हुए, कौन सा परिणाम हुए, तो आपको कोई 2 पॉइंट बताएं तो आराम से 2 पॉइंट इससे बताएं। नया संविधान बनाया गया, नए राष्ट्रगान का निर्माण किया गया, नया असेंबली बनाया गया, है ना। हाँ, अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया, तो आपसे ये सब बता सकते हैं। क्या बच्चे यहाँ तक समझ में आया? तो क्या बच्चे बताइए यहाँ तक समझ में आया आपको कि नहीं आया? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ दिए हैं 1789 का फ्रांस क्रांति का कोई 3 कारण बताए। अभी तुरंत बताए, हम क्वेश्चन बताने वाले नहीं है, तो आपको अभी तुरंत समझाए। 1789 की क्रांति का आपको 5 कारण बताए हैं, उसमें से आप कोई 3 पूछा है तो आराम से आप जवाब दे सकते हैं, है ना। वहां 1789 फ्रांसीसी क्रांति के कारण लुईस 16वां था, जो बहुत ही निरंकुशतावादी था। वहां वह अयोग्य शासक था, जनता में समानता नहीं था, वहां की स्थिति दयनीय थी, है ना। वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला था। ये सब आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, चले आगे चले। चलिए, तो अब आते हैं नेपोलियन कौन था। जब क्रांति हुआ तो नेपोलियन को लगा कि 1789 क्रांति के बाद नेपोलियन को लगा कि नहीं, यही मौका है जनता में क्रांति की भावना को और बेहतर बना जाए और देश के प्रति राष्ट्रवाद का भावना को भी पैदा किया जाए। तो नेपोलियन युग की वहीं से शुरुआत होती है। नेपोलियन ने ही आगे का मार्ग को बेहतर बनाया कि वहां का यूरोप में राष्ट्रवाद को निर्माण में सबसे बड़ा अगर योगदान अगर देखा जाए वो है नेपोलियन। तो पहले जानते हैं बच्चे नेपोलियन कौन था। नेपोलियन कौन था, तब जानेंगे नेपोलियन युग क्या था, तो उसके बाद जानेंगे मेटरनिक कौन था, मेटरनिक युग क्या था, उसके बाद जानेंगे मेजनी कौन था। तो ये सब बारे में धीरे धीरे जानेंगे। पहले जान लेते हैं नेपोलियन कौन था। देखिए बच्चे, ये है नेपोलियन, देख ले बेटा, ये है नेपोलियन, देखते हो दिखता कैसा, बहुत ही पावरफुल नेता था, बहुत ही समझदार सूझबूझ नेता था। इसने पूरे यूरोप को हिला के रखा हुआ था, देखो कैसा है, ठीक है ना। चलिए, नेपोलियन कौन था। सबसे पहले नेपोलियन एक महान सम्राट था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा बाबू नेपोलियन कौन था, लेकिन नेपोलियन एक महान सम्राट था। क्या था? अपने, है ना, जिसने अपने योग्य कार्यों के पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपने काम से, ये नेपोलियन अपने काम से पूरे यूरोप वासियों को प्रभावित किया है कि वाह, ये है नेता, इसमें दम है, देखो कैसे काम कर रहा है ना। आक्रमण करना आक्रमण करता है, नीति कूटनीति अपनाना तो कूटनीति अपनाता है, यानी जैसा चाहे जो ऐसा लोग वैसा भेष, है ना। इस तरह से काम कर रहा था ये। इसलिए नेपोलियन एक लोगों को बहुत ही प्रभावित किया, यूरोपवासियों को बहुत ही प्रभावित किया, है ना। इसके बाद उसने कई युद्ध में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई। नेपोलियन ने अपने सूझबूझ से, आक्रमकता नीति से फ्रांस की कई बार जीत दिलाई, फ्रांसीसी को कई बार क्या दिलाई, युद्ध में जीत दिलाई, है ना। और लोकप्रियता हासिल किया। क्या हासिल किया? लोकप्रियता। अपना पूरे यूरोप में वो लोकप्रिय हो गई। नेता होना चाहिए किसके तरह होना चाहिए? नेपोलियन के तरह होना चाहिए, है ना। हासिल किया। फिर अपने अयोग्य, है ना, अपनी योग्यता के बल पर 1804, कब? 1804 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में फ्रांस का सेनापति, यानी फ्रांस का गद्दी पर वो विराजमान हो गया। क्या हो गया? विराजमान हो गया, ठीक है ना। याद रहे बच्चा, नेपोलियन कौन था? आप बता, नेपोलियन एक महान सम्राट था जो अपनी योग्यता के बल पर पूरे यूरोप वासियों को क्या किया? इतिहास को प्रभावित किया, है ना। वो अपनी योग्यता के बल पर फ्रांसीसी को कई युद्ध में जीत दिलाई और वहां का क्या कहते हैं 1804 ईस्वी में वहां का शासक बन गया, जिसका उस समय उसका उम्र कितना था? 24 वर्ष था। तो आराम से बच्चे इसको बता सकते हैं, क्या किसी को दिक्कत नहीं आता। चलिए, तो ये नेपोलियन कौन था तो आपको बता दिया गया, ठीक है। चलिए, आपसे ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाएगा। ये देखने बच्चे, जितना हम बता रहे हैं इस चैप्टर में, तो इसका लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, यानी जितना आज टॉपिक बताएंगे सबका ऑब्जेक्टिव निकाल देंगे। क्यों? इससे याद करने में आपको आसानी होगी। एक टॉपिक का जितना ऑब्जेक्टिव निकले वो ऑब्जेक्टिव तुरंत याद। अगर लास्ट में देते तो 60-70 ऑब्जेक्टिव याद करने में आपको दिक्कत होती। अभी अगर देंगे, अगर एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव 10, 20, 25 रहेगा, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है ना। पूछेंगे कि नेपोलियन कौन था, तो आप बता सकते हैं। नेपोलियन कब गद्दी पे बैठा, नेपोलियन कितने की उम्र में राजगद्दी में बैठा, तो आराम से आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं बच्चे नेपोलियन युग। अभी जाने नेपोलियन कौन था, अब जानेंगे नेपोलियन युग। कहता है कि 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक के जितना भी समय वो गद्दी पर बैठा रहा, विराजमान रहा, ऐसी मतलब क्रम को, इसी काल को हम क्या कहते हैं? नेपोलियन युग कहते हैं।
मान लेते आज क्या है 2025, आज क्या है 2025, मान लेते आज हम प्रधानमंत्री बन गए और हम रहे 2030 तक, बताइए 2025 यानी 5 साल, ये 5 साल के जो काल होता है इसी काल को बोलते हैं नेपोलियन युग। और हम रहे थे रहमान सर अगर गद्दी पे बैठे रहमान सर युग। जैसे अब हमारा नरेंद्र मोदी साहब हैं तो 2014 पे गद्दी पे बैठा, अभी 2025 तक चल रहा है, ये जो बीच का क्रम दिख रहे हैं इसी को बोलते हैं युग। ये कितने साल प्रधानमंत्री रहे इसी को बोलते हैं युग। यहाँ पे नेपोलियन युग की बात करते हैं। यूरोप में नेपोलियन के 1804 से लेकर 1815 ईस्वी तक के शासनकाल को नेपोलियन युग कहा गया था। कब से? 1804 में गद्दी पे बैठा, कब तक रहा? 1815 ईस्वी तक रहा, इसी को बोलते हैं नेपोलियन युग कहा जाता है। नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया। नेपोलियन जब गद्दी पर बैठा बाबू, उस समय एक नेपोलियन संहिता लागू किया। क्या लागू किया? नेपोलियन संहिता लागू किया, यानी अब नियम लागू। संहिता का मतलब एक नियम लागू किया। क्या क्या नियम लगेगा अब हम बताएंगे, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया? आपसे पूछा जाएगा नेपोलियन किसे कहते हैं, कि नेपोलियन युग 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक के समय को क्या बोलते हैं? नेपोलियन युग कहते हैं। नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन युग में 1804 में क्या किया? नेपोलियन संहिता लागू किया। ठीक है बच्चे, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है नेपोलियन संहिता किसने लागू किया? नेपोलियन ने। कब लागू किया? 1804 ईस्वी में। ठीक है, नेपोलियन कब गद्दी पे बैठा? 1804 ईस्वी में। कब गद्दी से वो निकाला गया? 1815 ईस्वी में। ठीक है बच्चे, चलिए अब आते हैं नेपोलियन ने संहिता लागू करने के बाद क्या क्या किया। नेपोलियन ने राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र और गणतंत्र को अपना लिया। पहले राजा का जो शासन था वो शासन को क्या कर दिया? वो समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और समाप्त करके क्या अपने प्रजातंत्र और गणतंत्र, यानी अब राजा का शासन नहीं, अब जनता का शासन होगा, अब गणतंत्र होगा, लोग आजाद रहेंगे, तो अपना लिया। नेपोलियन के समय व्यापार और संचार बहुत तेजी से विकास होने लगा। जब नेपोलियन जब गद्दी पे बैठा, नेपोलियन से अब व्यापार अच्छे से होने लगे, क्योंकि प्रजा का तंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया, लोग का वहां विकास होना स्टार्ट हो गया, व्यापार का विकास होना स्टार्ट हो गया, है ना। उसके बाद 1815 ईस्वी में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया। बेचारा क्या करिएगा, इसका सबसे बड़ा हारने का कारण मैटरनिक। मैटरनिक चाहता था कि पुरानी व्यवस्था को लाया जाए, तो क्या किया? 1815 ईस्वी में मैटरनिक एक गुट बनाया, मित्र राष्ट्र बनाया। उस मित्र राष्ट्र में सब मिलकर के क्या कर दिया? नेपोलियन को बेचारा को 1815 ईस्वी में हरा दिया। और हराने के बाद क्या कर दिया वो, है ना, चलते मित्र राष्ट्र ने उसे कैद करके हेलेना, कहां पे? हेलेना नामक टापू पर रख दिया। कहां रख दिया? हेलेना नामक टापू पर रख दिया, जहां उसकी 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 15 ईस्वी में वो हार गया मित्र राष्ट्र से। उसके बाद उसको कहां लेकर चला गया? एक हेलेना नामक टापू में रख दिया, और वहां उस 1821 उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और यहीं पे नेपोलियन युग क्या हो गया? समाप्त हो गया। जिंदगी भी समाप्त हो गया, नेपोलियन युग भी समाप्त हो गया। अब बोले बाबू सर नेपोलियन युग तो खत्म हो गया, तब कौन युग आएगा? तो नेपोलियन युग को खत्म होने के बाद तब आएगा मैटरनिक युग। कौन युग आएगा? मैटरनिक युग। ठीक है बच्चे, चलते तो क्या बच्चे समझ में आए? ये सब काम नेपोलियन ने किया। किन्हीं को दिक्कत? संहिता के लागू करने के बाद ये सब काम उसने अपनाया। चलिए अब बताए मैटरनिक युग क्या है। मैटरनिक युग क्या है? आप बोल सकते हैं कि नेपोलियन युग को समाप्त के बाद मैटरनिक युग की शुरुआत होती है। नेपोलियन युग की, है ना, समाप्त के बाद किसकी युग होती है? मैटरनिक युग की शुरुआत होती है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए मैटरनिक कौन था, मैटरनिक युग क्या था, मैटरनिक कौन था, आप 2 लाइन में आंसर दे सकते हैं। तो मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। बहुत ही ताकतवर और चालाक नेता था। ये बहुत ही ताकतवर और चालाक नेता था, है ना, बहुत ही ताकतवर और चालाक नेता था, है ना। ये नेता बहुत ही खराब था, है ना, ऐसा खतरनाक था, लोग इस पे बहुत ही डरते थे। इससे क्यों डरते थे? बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी और निरंकुशतावादी शासक था। ये चाहता नहीं था कि प्रजातंत्र आए, ये चाहता था हमेशा राजतंत्र बना रहे, पुरानी व्यवस्था बना रहे, हम ही राज करें, मेरा बेटा ही राज करे, मेरे बेटा का बेटा ही राज करे, और कोई राज नहीं करे। अगर कोई जनता अगर क्रांति करता है तो उसको कुचल दो। इतना खतरनाक था ये बाबू, समझे। हाँ, मैटरनिक देख करके फ्लावर नहीं समझिएगा, वो फायर था। क्या था? फायर था। तो अब आते मैटरनिक ऑस्ट्रिया का था, चांसलर था, जो बहुत ही ताकतवर और चालाक नेता था, जो 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीति में उसका बहुत प्रभाव रहा। कब से कब तक? 1815 से लेकर 1848 तक यूरोप की राजनीति में उसका प्रभुत्व बना रहा है ना, दबदबा बना रहा है। ठीक है ना बच्चे,
इसलिए इस समय को मैटरनिक युग कहा, इसलिए इस समय को क्या कहा गया, मैटरनिक युग कहा गया। क्या कहा गया बच्चे, मैटरनिक युग कहा गया। मैटरनिक की सबसे बड़ी सफलता 1815 में वियना कांग्रेस था। क्या था, वियना कांग्रेस था। मैटरनिक को सफलता कब मिला, जब जीतने के बाद एक वियना कांग्रेस के मतलब है ना वो अध्यक्षता की, उसमें अपना बहुत सारा निर्णय लिया गया है ना। तो क्या मैटरनिक युग समझ में आ गया। आपसे पूछा जाएगा बच्चे कि मैटरनिक, मेरे प्यारे बच्चों बताइए मैटरनिक युग क्या है, आप बता सकते आराम से। मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसने 1815 से ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक है ना यूरोप में अपना दबदबा बनाए रखा। वह एक ताकतवर नेता था और मजबूत नेता था, है ना। और क्या था, वो ताकतवर और मजबूत नेता था, है ना। वो बहुत ही ताकतवर और चालाक भी था। क्या था, चालाक नेता था। और अपने इस कदम से वो पूरे यूरोप में 1848 ईस्वी तक राज किया। और उसका सबसे बड़ी उपलब्धि वियना कांग्रेस था। क्या था, वियना कांग्रेस। अब यहाँ बच्चे एक वर्ड आ गया है वियना कांग्रेस। सबसे बड़ी सफलता क्या था, वियना कांग्रेस। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि वियना कांग्रेस क्या है, तो आप क्या बताते, नहीं जानते हैं सर, तो बताए नहीं वियना कांग्रेस, खाली दिया था वियना कांग्रेस था, बस हो गया। नहीं, वियना कांग्रेस को भी डालेंगे। वियना कांग्रेस क्या था, उसमें क्या क्या उपलब्धियां हासिल की मैटरनिक ने। आइए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए 2 नंबर में वियना कांग्रेस क्या है, वियना कांग्रेस क्या है। तो आइए वियना कांग्रेस क्या है, इसकी क्या क्या उपलब्धियां बताएं। यानी वियना कांग्रेस क्या, इसका उपलब्धियां भी हम जानेंगे। एग्जाम में पूछा जाए वियना कांग्रेस क्या, ये भी पूछ सकता है। आपसे पूछा जाएगा वियना कांग्रेस से कोई 2 उपलब्धियां बताएं, कोई 2 उपलब्धियां बताएं, बता देना है, ठीक है। चलिए, सन 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पराजय के बाद, यानी वियना कांग्रेस तब लागू हुआ जब नेपोलियन हार गया था। नेपोलियन क्या हो गया, हार गया था। 1815 में वो हार गया था, तो एक संधि का निर्माण किया, उसका नाम है वियना कांग्रेस। तो ये कहां हुआ था, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में कहा, ऑस्ट्रिया की राजधानी में। ऑस्ट्रिया राजधानी कहां है, वियना। आपसे पूछा ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां, वियना। वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया का। कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। समझे बात को। सन 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पराजय के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी, याद रखिए कहां पे, राजधानी वियना में नेपोलियन को पराजित करने वाला प्रमुख देश, जैसे ब्रिटेन व रूस व पर्सा। देखिए पर्सा में परसंयोग होता है ना, तालाब से आकर होता है, याद रखिएगा पर्सा होता है। पर्सा ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों के सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वियना कांग्रेस कहा। इसी को हम कहा, जिससे क्या कहा गया, जिससे वियना कांग्रेस कहा गया। क्या बताया जाए, नेपोलियन को पराजय के बाद ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन स्थापित किया गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा, जिसका नाम रखा गया वियना कांग्रेस। तो एग्जाम में अगर पूछे वियना कांग्रेस किसे कहते हैं, तो इसने 2 लाइन लिख देना है। क्या लिखना है बच्चे, बोले मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिखना है, वियना कांग्रेस क्या है। तो बताइए, वियना कांग्रेस सन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक आयोजन रखा गया, जिसमें मित्र राष्ट्र शामिल हुए। इसी को हम क्या बोलते हैं, वियना कांग्रेस। और इसकी अध्यक्षता मैटरनिक ने की थी। किसने की थी, मैटरनिक ने की थी। मैटरनिक है ना, मैटरनिक ने की थी। चलिए, तो आप यहां इसको वियना कांग्रेस के कहा गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक ने की थी। किसने की थी, मैटरनिक। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बताइए वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, बोलेगा मैटरनिक। कब किया गया था, 1815 में। कहां पे किया गया था, वियना में किया गया था। वियना की राजधानी कहां है, सॉरी ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां, वियना। वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया। तो ये सब आपको जितना बात बोले, ये सब ऑब्जेक्टिव में काम आएगा बच्चे। क्या समझ में आया आपको, पक्का कि नहीं, ऐसे झूठ मूठ बोल रहे हो। समझ में आया तो कमेंट करके बताना, समझे। हाँ चलिए, ये देखते हो, ये खतरनाक, ये देखते हो ना, बहुत ही खतरनाक है मैटरनिक। चलिए, इसकी उपलब्धियां, वियना कांग्रेस जब हुआ बच्चे, तो क्या क्या उपलब्धियां हासिल किया। तो सबसे पहले एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, वियना कांग्रेस में कोई 2 उपलब्धियां बताएं। वियना कांग्रेस के कोई 2 उपलब्धियां बताएं। चलिए, वियना कांग्रेस द्वारा बुर्बो राजवंश का पुनः स्थापित कर दिया। पहला ही क्वेश्चन आपको पूछेगा उपलब्धियां, तो पहला ही लिखिएगा, वियना कांग्रेस के माध्यम से बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापित कर दिया। अब सर बुर्बो राजवंश क्या है, लुईस 16वां, लुईस 18वां जानते हो, वो राजा था ना, वो बुर्बो वंश का ही शासक था। इसीलिए लुईस 18वां को वहां का गद्दी में बैठा दिया। यानी बुर्बो वंश में कौन आ गया, लुईस 18वां आ गया,
है ना। लुइस सोलवा तो फांसी दे दिया गया था 1789 क्रांति के बाद। उसके बाद है ना मतलब प्रजातंत्र आ गया था, नेपोलियन युग आ गया था। उसके बाद जब ये लोग जीता है ना, वियना कांग्रेस हुआ, उसको जो बुर्बो राजवंश था लुइस 16वां लुइस 18वां, वो लोग गद्दी में फिर से स्थापित हो गया। ठीक है, पहला ये लिखिएगा, वियना कांग्रेस द्वारा लुइस 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया। बताए 16वां को तो हम मार दिए थे फांसी दे करके 1789 क्रांति में। अब बताए वो राजगद्दी से हट गया था, लेकिन फिर से क्या कर दिया मेटरनिख ने, मतलब सबको हरा करके फिर राजतंत्र ले आया। राजतंत्र ला करके वियना कांग्रेस स्थापित किया, जिसमें बुर्बो वंश की गद्दी पर फिर से स्थापित कर दिया, और लुइस 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया। नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्र को परसा, परसा ऐसे था, परसायुक्त तलब से आकार मिस्टेक हो गया, परसा, ऑस्ट्रिया आदि को लौटा दिया गया। नेपोलियन द्वारा जितना भी क्षेत्र जीता गया था नेपोलियन के द्वारा, सब परसा को, ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया? वापस कर दिया। मेटरनिख ने क्या किया? वियना कांग्रेस स्थापित किया। जितना भी नेपोलियन ने जो सब राष्ट्र को आजाद किया, उस सब राष्ट्र को जो जिसके जिसके पास था पहले, उसको क्या कर दिया? वापस कर दिया। नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए जो परिवर्तन था, उसको भी क्या कर दिया? समाप्त करने का प्रयास किया। नेपोलियन ने जो भी परिवर्तन लाया था यूरोप में, है ना, राजतंत्र, गणतंत्र को, प्रजातंत्र को, यानी व्यापार में समानता को, अधिकार सबको समान मिला, वो सबको क्या कर दिया? खत्म कर दिया, और पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया। जर्मनी महासंघ पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव हो गया। यानी जर्मनी महासंघ जो था उसमें किसका फिर से प्रभाव हो गया? ऑस्ट्रिया का प्रभाव हो गया। ये सब वियना कांग्रेस में हुआ। तो एग्जाम में बाबू जब पूछा जाएगा तो दो ही पूछा जाएगा। बताइए बच्चे, वियना कांग्रेस क्या है? तो आराम से दोनों लिख सकते हैं। पूछे वियना कांग्रेस की कोई दो उपलब्धियां बताए, तो आराम से बता सकते हैं। क्या बताओगे? वियना कांग्रेस की पहली उपलब्धियां है कि बुर्बो राजवंश को फिर से क्या कर दिया? स्थापित कर दिया, और वहां के राजा, दूसरा लिख दिया, वहां के राजा लुइस 18वां को प्रधानमंत्री बना दिया गया, है ना। जो क्षेत्र जीता हुआ था, मतलब इसके नेपोलियन के पास था, वो सब जिसको ऑस्ट्रिया को, है ना, परसा को फिर से क्या कर दिया? वापस कर दिया गया। तो आराम से ये सब आप बता सकते हो, लिख सकते हो। क्या बच्चे समझ में आया? इसकी उपलब्धियां समझ में आ गई, है ना। तो वियना कांग्रेस क्या, वो भी समझ में आ गया, उपलब्धियां भी समझ में आ गया। तो अब चलते हैं बच्चे मैजिनी। क्या चलते हैं बच्चे? मैजिनी। ठीक है, तो मैजिनी के बारे में जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा बच्चे, मेटरनिख ने एक वर्ड बोला था, जब पूरा यूरोप छींकता है ना, जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप क्या हो जाता है? संक्रमित हो जाता है। ये किसने कहा था? मेटरनिख। ये ऑब्जेक्टिव में आपको बार बार पूछा जाता है, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है? किसने कहा था? आप बोलिएगा मेटरनिख ने। किसने कहा था? मेटरनिख। ये अब तक ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना बच्चे। चलिए अब आते हैं मैजिनी। मैजिनी कौन था? अब हम पूछने वाले मैजिनी कौन था, तो मैजिनी के बारे में जानते हैं। तो मैजिनी का जन्म 22 जून 1805 ईस्वी को इटली में हुआ था। मैजिनी कौन था? पहला लिखे, मैजिनी का जन्म कहां हुआ था? इटली में। कब हुआ था? 22, है ना, 22 जून 1805 ईस्वी में हुआ था। इसका पूरा नाम जोसेफ मैजिनी था। जोसेफ मैजिनी था, याद रखिए, इसका पूरा नाम क्या था? जोसेफ मैजिनी था। यह साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था। साहित्यकार भी था और गणतांत्रिक यानी प्रजातंत्र के विचारों का क्या था? समर्थक भी था। और इसने गोपनीय सेनापति था। एक गोपनीय यानी चुपचाप करने वाला, यानी अंदर अंदर करने वाला एक सेनापति भी था। मैजिनी का संबंध गुप्त दल कार्बोनरी से था। आपसे पूछा जाता है मैजिनी का संबंध किस दल से था, तो बोलिए कार्बोनरी। किससे बोलिएगा? कार्बोनरी से था, है ना। मैजिनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किया। मैजिनी ने किसकी स्थापना की? यंग इटली 1831 में, यंग यूरोप 1834। यंग इटली अगर पूछा जाएगा तो 1831, यंग यूरोप पूछा जाता है 1834। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा बच्चे। मैजिनी ने यंग इटली की स्थापना कब की, तो बोलिए 1831। मैजिनी ने यंग यूरोप की स्थापना कब की, तो बोलिए 1834 में। क्या बच्चे समझ में आया? ये मैजिनी के बारे में तो आप आराम से बताते हैं। मैजिनी का जन्म 22 जून 1805 ईस्वी में हुआ। मैजिनी का नाम, पूरा नाम, है ना, क्या लेता? जोसेफ मैजिनी था, है ना। यह एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। इसका संबंध गुप्त दल से था, कार्बोनरी से था, गुप्त दल कार्बोनरी से था, है ना। मैजिनी यंग 1831 में यंग इटली बनाया, फिर 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया। ये किसने किया? मैजिनी। अगर आपसे पूछा जाए मैजिनी कौन था, इतना ही लिखना है बच्चे।
इससे ज्यादा और नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलिए ये देख ले बाबू, मजनी बहुत अच्छे आदमी था, ये देखने में जितना दिखता है ना उतना अच्छा भी था। ये चाह रहा था कि इटली को एक कर दें, इटली को क्या कर दें, एक कर दें। देख ले चेहरा कितना बढ़िया है ये। चलिए क्या बच्चे समझ में आ रहा है ना। अभी इनके बाद सबका इसका जितना बता रहे सबका ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। हाँ आप लोग को बताना है इटली के एकीकरण में मैजिनी का क्या योगदान था। अब आता है कि इटली के एकीकरण में मैजिनी कौन था, तो समझ में आ गया। मैजिनी कौन था आपको पता चल गया। 22 जून 1805 उसका जन्म हुआ। उसका नाम क्या था, जोसेफ है ना, मैजिनी था पूरा नाम, है ना। वो एक साहित्यकार था, गांधी विचारों का समर्थक था। उसने यंग इटली बनाया, यंग यूरोप बनाया। उसका संबंध किस दल से था, कार्बोनी दल से था। ये सब मैजिनी के बारे में जाने। अब मैजिनी का एकीकरण में है ना, सॉरी इटली का एकीकरण में मैजिनी का क्या योगदान रहा। इटली का एकीकरण में मैजिनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर इटली का अगर एक करने का किसी को श्रेय दिया जाए सबसे ज्यादा तो उसका नाम है मैजिनी। इसीलिए मैजिनी को इटली का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा था, मसीहा, क्योंकि सबसे पहले इटली को एक करने की शुरुआत किसने किया था, मैजिनी ही ने ही किया था। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए कि इटली का मसीहा किसे कहा जाता है, आप आराम से बोल सकते हैं मैजिनी ने। क्योंकि इटली को एक करने में सबसे ज्यादा सहयोग, सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा मेहनत किसने किया था, मैजिनी ने किया। तो इसका हम पढ़ते हैं, आते हैं इसको टॉपिक देखिए, पॉइंट वाइज बना दिया, आप करने में आसान होगा। तो इटली के एकीकरण में मैजिनी का महत्वपूर्ण योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान था। उनका उद्देश्य एक स्वतंत्र और एकीकृत एवं गणराज्य इटली बनाना था। एक स्वतंत्र बना था, है ना, एकीकृत करना, एकीकरण मतलब एक करना था, और गणतंत्र बनाना था, यानी गणराज्य बनाना था, यानी प्रजा का शासन वाला बनाना था। राजतंत्र नहीं बनाता है, प्रजा का शासन वाला बनाना था, है ना। पूरे यूरोप में लोकतंत्र और स्वतंत्रता राष्ट्रवाद के प्रचारों के विचारों के प्रचारक रहा। ये पूरे यूरोप में लोकतंत्र का विचारक, प्रजातंत्र का विचारक, राष्ट्रवाद का विचारक रहा है। कौन रहा, मैजिनी। मैजिनी चाहता था कि पूरे यूरोप ही, सिर्फ इटली नहीं, पूरा यूरोप ही स्वतंत्र हो जाए, राष्ट्रवाद में वहां पल जाए और वहां पे स्वतंत्र हो जाए, लोग आजाद रहे, गणतंत्र रहे। तो ये भी इसका समर्थक था, इसका ये पूरा समर्थक था। अगला पॉइंट कहता है उन्होंने 1831 में, कब, 1831 में यंग इटली, याद रखिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया, इसकी स्थापना किया। फिर इसकी उद्देश्य इटली को छोटे छोटे राज्यों और विदेशी कब्जों से मुक्त कर एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना था। इसका उद्देश्य था इटली में जो छोटे छोटे टुकड़ों में राज्य को बांट दिया गया था उसको क्या यूरोप वासियों से एक कर करके एक गणतंत्र, एक स्वतंत्र राज्य बनाना था। इसका मैजिनी का काम था। मैजिनी चाह रहा था जितना भी देश विदेशी लोग मेरे देश को कब्जा किया हुआ है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया गया, उसको एक किया जाए। क्या किया जाए, एक कर करके वहां राष्ट्रवाद की भावना, स्वतंत्रता, है ना, गणराज और प्रजातंत्र स्थापित कर दिया जाए। क्या बच्चे समझ में आया, चलिए यहां तक समझ में आ गया। तो उसके बाद उन्होंने फिर 1834 में यंग यूरोप, याद है कब, 1834 में एक यंग यूरोप नामक एक संस्था का गठन कर मैजिनी ने पूरे यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रवाद आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। यानी ये मैजिनी सिर्फ अपना इटली को ही नहीं कि नहीं हम इटली का सिर्फ इटली का करेंगे, ऐसा नहीं है बाबू। वो चाहता है इटली तो हम करेंगे ही करेंगे, यानी वो चाहता है पूरा यूरोप को एक किया जाए, पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाया जाए, पूरा यूरोप में स्वतंत्रता लाया जाए, पूरा यूरोप में गणराज्य बनाया जाए, प्रजा का शासन बनाया जाए, राजतंत्र को हटा दिया जाए। ये सिर्फ अपना इटली नहीं पूरा यूरोप में चाह रहा था। इसीलिए उसने एक यंग यूरोप की स्थापना की। पहले यंग इटली किया, इटली को एकीकरण करने के लिए, फिर बनाया यंग यूरोप 1834 में पूरे यूरोप को एक करने के लिए। देखिए इसीलिए इसका मैजिनी का बहुत ज्यादा योगदान रहा। फिर कहा मैजिनी कई क्रांतियां विफल रही, मैजिनी की कई क्रांतियां क्या विफल रही, यानी असफल नहीं हो पाया। बेचारा अकेले क्या करता, वो करता था मेटरनिक कुचल देता था, वो क्रांति करता था मेटरनिक क्या करता कुचल, वो चाहता था कि पुरानी व्यवस्था रहे और जो क्रांति आए उसको कुचल दिया जाए। तो मेटरनिक का काम था कुचल देता था। कौन कुचलता था, मेटरनिक ने। क्योंकि पोप इटली, उसके बाद पोप इटली को धर्मराज बना, यानी पोप वहां का मतलब पादरी लोग चाहता है इटली को अपना धर्मराज यानी धर्म के अनुसार चलाया जाए, जिसके कारण चाहता है ना, जिससे दोनों में क्या हो गया, टकराव हुआ और इटली का एकीकरण का पूरा नहीं हो पाया, इटली का एकीकरण पूरा नहीं हो पाया।
बहुत कोशिश किया, बहुत मतलब हद तक ठीक कर दिया। उसके बाद पोप चाहता था नहीं वहां धर्मराज रहे, दोनों में क्या हो गया, टकराव हो गया। उधर मेटरनिच सता रहा था, इधर पोप आ गया, दोनों में टकराव हुआ। फिर लास्ट में क्या किया बेचारा, जिसके कारण से मैजनी इटली से प्लान कर, इटली छोड़कर चला गया, इटली छोड़कर क्या कर गया, चला गया। तो मैजनी का ये सब भूमिका लोगों को बहुत पसंद आया। इसके बाद फिर मैजनी को इटली का एकीकरण का मसीहा कहा गया। इसी कारण से मैजनी को इटली का क्या कहा गया, मसीहा कहा गया। ये सब काम करने के कारण मैजनी को इटली का क्या कहा गया, मसीहा, क्योंकि वो चाहता था इटली मेरा क्या हो जाए, एक हो जाए। क्या बच्चे समझ में आ गया। बाद में इटली के एकीकरण के काम को काउंट काबूल, याद रखिए काउंट काबूल कौन, और गैरिबाल्डी ने आगे बढ़ाया। काउंट काबूल और गैरिबाल्डी ने आगे बढ़ाया। इस काम को प्रभावित होकर के, मैजनी के काम को देखकर प्रभावित होकर काउंट काबूल और कार्बोडी ने किसका है ना, गैरिबाल्डी ने आगे बढ़ाया। कौन आगे बढ़ाया, गैरिबाल्डी ने आगे बढ़ाया। तो बच्चे यहां तक समझ में आ गया। तो आपको आज क्या क्या बताया, 1789 क्रांति के क्या कारण थे, है ना, ये बताया गया। आपको पता नेपोलियन युग क्या है, ये बताया गया। नेपोलियन कौन था, ये बताया गया। नेपोलियन का अंत कैसे हुआ, ये बताया गया। उसके बाद मेटरनिक युग स्टार्ट हुआ। मेटरनिक कौन था, मेटरनिक युग क्या था, वो बताया। मेटरनिक ने कौन सा समझौता किया, वियना कांग्रेस बनाया, वियना कांग्रेस में समझौता किया गया। वियना कांग्रेस क्या है वो भी बताया गया। वियना कांग्रेस में कौन से उपलब्धियां हैं वो बताया गया। उसके बाद आ गया मैजनी में, मैजनी कौन था उसके बारे में बताया गया। मैजनी का क्या काम था वो भी बताया गया। उसके बाद बताया गया मैजनी ने इटली के एकीकरण में क्या योगदान दिया, ये सभी आपको बता दिया गया। क्या बच्चे यहाँ तक समझ में आया, क्या किसी को दिक्कत। अब यहां से यहां तक ये टॉपिक खत्म होने के बाद तो बच्चे अब हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। क्या करने वाले हैं बच्चे, ऑब्जेक्टिव, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या करने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या बच्चे मजा आएगा आपको बताने में। अभी जो आपको पढ़ाए तो आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो आप जितना भी हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड आप तुरंत जवाब दोगे। हमको जवाब देने की जरूरत नहीं, आप खुद दोगे। क्यों, अगर आप मन से पढ़े हो तो आराम से जवाब दे सकते हो बच्चे। ठीक है, पहला 1789 की क्रांति कहां हुई थी। 1789 क्रांति कहां हुई, आपको पता है कहां हुई, फ्रांस में। सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, तो फ्रांस से। देखिए इससे दो ऑब्जेक्टिव लिखे। सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहां हुई, फ्रांस से। 1789 क्रांति कहां हुई थी, फ्रांस से, है ना। आगे इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, ऑस्ट्रिया किस महादेश में आते हैं। महादेश समझते हैं, 7 महादेश है। यूरोप में कौन कौन आते हैं आपको बता दिया गया था, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, है ना, फ्रांस। ये सब किसमें आता है, ऑस्ट्रिया, पर्सा, ये सब कहाँ आता है, ये सब आपका यूरोप में आता है। तो आपसे बताइए यूरोप महादेश में कहाँ आता है, यूरोप महादेश। एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन यूरोप महादेश में नहीं आता। ऑप्शन दे देगा इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, भारत। इनमें से कौन यूरोप महादेश में, भारत नहीं आता, भारत एशिया महादेश में आता। इस तरह ऑप्शन आपको एग्जाम में आने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चे आते हैं देश की प्रति प्रेम और एकता की भावना को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। आपको ये बता दिया गया, पार्ट 1 में बता दिया गया है। जिसकी शक्ति पर कोई नियंत्रण ना हो और वह मनमाने ढंग से कार्य करता हो उसे कहते हैं निरंकुशतावादी। जिसकी शक्ति पर कोई नियंत्रण न हो, अपने मनमाने ढंग से जैसा मन चाहे वैसा काम कर रहा है, उसे बोलते हैं निरंकुशतावादी। यूरोप में समाज कितने वर्गों में बांटा गया था, यूरोप में समाज 2 वर्गों में बांटा गया। 2 वर्गों में कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग। कौन वर्ग, कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, निरंकुशतावादी शासन था। फ्रांस की क्रांति का मेन कारण था वहां का निरंकुशतावादी शासन, यानी बहुत ही निरंकुश शासन था। फ्रांस किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस में हुई। फ्रांस में किस शासन वंश का आप बता सकते हैं, बुर्बो वंश। अभी तो समझे, वियना कांग्रेस में बुर्बो वंश को फिर से स्थापित किया गया, तो बताया गया था। वियना कांग्रेस में बुर्बो वंश को फिर से स्थापित किया। बुर्बो वंश किसका है, लुईस 16वां, लुईस 18वां का। ठीक है ना। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया था, आप बताएं। नेपोलियन संहिता कौन लागू किया, नेपोलियन ने लागू, नाम आया है नेपोलियन, तो नेपोलियन लागू किया। कब लागू किया, जब वो राजगद्दी पर बैठा था। बताया ना नेपोलियन कौन है, तो बता दें वो 1804 ईस्वी में राजगद्दी, 24 साल की उम्र में क्या बना था, राजगद्दी पर बैठा था। उसी समय वो नेपोलियन संहिता लागू की। क्या क्या, नेपोलियन संहिता लागू किया 1804 में। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, अभी बताया। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष था कौन किया था, मेटरनिक ने। कौन किया था, मेटरनिक ने किया। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, मेटरनिक क्या चाहता था, पुरानी व्यवस्था का पुनर्स्थापन करना। मेटरनिक चाहता था कि पुरानी व्यवस्था मेरा लागू रहे, नई व्यवस्था लागू नहीं रहे, राजा के बेटा ही राजा बने, पुरानी व्यवस्था में लागू रहे, नई व्यवस्था लागू ना हो, वो यही चाहता था हमेशा।
मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आपसे मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है। वियना कांग्रेस कहां हुई थी? तो आप बोलेगा ऑस्ट्रिया में। कहां हुई थी? ऑस्ट्रिया में। तो वियना कांग्रेस कहां हुई थी? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया कहां है? तो यूरोप में है, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। आपसे पूछा था वियना किसकी राजधानी है? बोलिएगा ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां है? तो बोलिएगा वियना। इससे 2-3 ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ठीक है ना। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है? तुरंत बताए थे, मेटरनिक ने कहा था, है ना, कि जब फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप क्या होता है? संक्रमित हो जाता है। इसने किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा। नेपोलियन कोड में कितने कोड होते हैं? तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चे, 5 कोड। कितना? 5 कोड होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। वियना कांग्रेस कब हुई थी? तो आप बताइए कि वियना कांग्रेस मित्रों समझे 1815, यानी नेपोलियन जब हारा उसके बाद वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में लागू किया गया। यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? मैजिनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजिनी। और यंग इटली का भी संस्थापक कौन था? मैजिनी। दोनों का ही, यंग यूरोप हो यंग इटली हो, दोनों का संस्थापक कौन है? मैजिनी। मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। अभी थोड़ा समझाए, मैजिनी का संगठन, है ना, कौन दल से था? कार्बोनरी दल से था, याद रखिएगा। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं हुए थे? यूनान। यूनान एक ऐसा राष्ट्र था वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुआ, तो कहते गुलाम था तभी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता? तुर्की को। ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? टर्की को। क्यों? तुर्की ने यूरोप को नाक में दम करके रखा था, इसलिए यूरोप का मरीज कहा जाता है। वियना सम्मेलन में किस युग का अंत हो गया? बताइए। वियना सम्मेलन में उससे पहले, वियना सम्मेलन में किसका उससे पहले कौन था? नेपोलियन। इसका मतलब नेपोलियन युग का क्या हो गया? खात्मा हो गया। नेपोलियन युग का खात्मा हो गया। उसके बाद मेटरनिक युग आया। नेपोलियन युग के पहले, नेपोलियन युग के बाद मेटरनिक युग की स्थापना किया गया। वियना सम्मेलन में किस युग का शुरुआत हुआ? तो बोलेगा मेटरनिक युग। खत्म कौन हुआ? नेपोलियन युग। शुरुआत किसका हुआ? नेपोलियन युग, सॉरी मेटरनिक युग। ठीक है ना। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? यहाँ डेट मेंशन है। यंग इटली 1831, यंग यूरोप 1834 को हुआ। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ? 1848 में। मेटरनिक भी हार गया, तो इस बार नहीं बच पाया। सोचा कि बहुत राज कर लिया। 1815 से लेकर बताइए 1848 ईस्वी तक राज किया। बताइए, इतना साल राज किया, बहुत ही ताकतवर नेता रहा, है ना। तो बस आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने भाइयों बहनों, है ना, जो भी आपके माध्यम से स्टूडेंट पढ़ रहा हो तो उसको आप बताइए कि अब टेस्ला बिहार बोर्ड में एक तरफ से पढ़ाया जा रहा है, पूरा क्लास कराया जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा फ्री में। ठीक है बच्चे, अब हम अपने शब्दों का विराम देते हैं। जय हिंद, नमस्कार।